हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद लेक्चर्स में हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो कक्षा 11 भूगोल विषय के अंतर्गत आज हम चैप्टर 5 खनिज एवं सेल के अभ्यास प्रश्नों की चर्चा करेंगे। हमने चैप्टर 1 से लेकर 4 तक सभी चैप्टर्स के अभ्यास प्रश्न बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिए हैं। वो क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं अध्याय 5 के अभ्यास प्रश्न उत्तर की। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, वो बहुवैकल्पिक प्रश्न है। दिया गया है, निम्न में से कौन ग्रेनाइट के दो प्रमुख घटक है, यानी कि ग्रेनाइट के दो प्रमुख घटकों के नाम बताने हैं। तो इसका सही जवाब होगा सिलिका एवं एल्यूमिनियम। कौन? सिलिका एवं एल्यूमिनियम, ये दो ग्रेनाइट के प्रमुख घटक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कायांतरित सेलों का प्रमुख लक्षण है, यानी कि जो कायांतरित सेलें हैं, चट्टानें होती है, उनका प्रमुख लक्षण क्या होता है? तो वो कैसी होती है? परिवर्तनीय जो गुण धर्म है वो उनका महत्वपूर्ण लक्षण है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एकमात्र तत्व वाला खनिज नहीं है? निम्न में से कौन सा एकमात्र ऐसा है जो तत्व वाला खनिज नहीं है? तो वो कौन सा है? माइका है। अगला, निम्न में से कौन सा कठोरतम खनिज है? इनमें से सबसे कठोरतम खनिज कौन सा है वो आपको बताना है। तो सब जानते होंगे वो हीरा है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी सेल अवसादी सेल नहीं है? तो जो संगमरमर है वो अवसादी चट्टानों का प्रकार नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। आपको निम्न प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में देने हैं। देखें, पहला प्रश्न, सेल से आप क्या समझते हैं और सेल के 3 प्रमुख वर्गों या प्रकारों के नाम बताने हैं। तो देखें, सेल किसे कहते हैं? तो सेल का निर्माण एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर होता है। जब एक या एक से अधिक खनिज मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है? सेल यानी चट्टान का निर्माण होता है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी सेलों से बनी है, यानी पृथ्वी की जो प्रॉपर्टी है वो विभिन्न प्रकार की चट्टानों या सेलों से निर्मित है। और सेल के 3 प्रमुख वर्ग है, वो कौन कौन से हैं? आग्नेय सेल, अवसादी सेल और कायांतरित सेल, यानी आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और कायांतरित चट्टानें, ये 3 चट्टानों के प्रमुख प्रकार होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या दूसरे का दूसरा, आग्नेय सेल क्या है और आग्नेय सेल के निर्माण की पद्धति और उसके लक्षण बताओ। सबसे पहले इसमें 2 प्रश्न शामिल हैं, आग्नेय सेल क्या है और उसके निर्माण की पद्धति और उसके लक्षण बताने हैं। तो देखें, मैग्मा के ठंडे होकर घनीभूत हो जाने पर आग्नेय सेलों का निर्माण होता है। यानी जो मैग्मा है वो मैग्मा ठंडा होकर धीरे धीरे एक जगह इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो उसका निर्माण होता है, आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। जब अपनी ऊपरगामी गति में मैग्मा ठंडा होकर क्या बन जाता है? ठोस बन जाता है, तो ये आग्नेय चट्टानें या आग्नेय सेल कहलाता है। जैसे जैसे भूमि के अंदर से मैग्मा बाहर की ओर ऊपर की ओर गति करता है तो वैसे वो क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है और धीरे धीरे ठंडा होकर क्या बन जाता है? ठोस के रूप में जम जाता है। तो उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही आग्नेय सेल या आग्नेय चट्टान कहा जाता है। ठंडा तथा ठोस बनने की यह प्रक्रिया पृथ्वी की प्रॉपर्टी या पृथ्वी की सतह पर हो सकती है। यानी मैग्मा के ठंडे होने की जो ये क्रिया है वो पृथ्वी की प्रॉपर्टी पर या पृथ्वी की सतह पर हो सकती है। अब आग्नेय चट्टानों या सेलों के लक्षण क्या है, विशेषता क्या है, वो देखो। पहली विशेषता, इन सेलों में क्रिस्टल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्रिस्टल, यानी छोटे छोटे कणों के रूप में चट्टानें पाई जाती है। इनकी प्रकृति बहुत ही अधिक कठोर होती है। कैसी होती है? कठोर। तीसरा, इन सेलों या चट्टानों में जो जीवाश्म है वो मौजूद नहीं होते हैं, क्योंकि ये ज्यादा कठोर होते हैं, ठोस होते हैं, इस कारण इनके बीच में छिद्र नहीं पाए जाते छोटे छोटे, और वहां पर जीवाश्म या छोटे छोटे जीवों का जो विकास है वो नहीं हो पाता है। इस कारण इनमें किसी प्रकार का कोई जीवाश्म मौजूद नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न संख्या दूसरे का दूसरा। अगला प्रश्न, अवसादी चट्टान या सेल का क्या अर्थ होता है और अवसादी सेल के निर्माण की पद्धति बतानी है, किसका निर्माण कैसे होता है। तो अपसयी कारकों जैसे वायु, नदी, समुद्री तरंग, अपसायी कारक का मतलब है कि जो अपक्षय का मतलब होता है अपर्दन, जो अपर्दन करने के लिए जिम्मेदार कारक होते हैं, जैसे वायु हो गया, नदी हो गया, समुद्री तरंग होगी, उन तरंगों के द्वारा अनुकूल स्थानों पर निक्षेपण द्वारा, निक्षेपण का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाना, निक्षेपण द्वारा निर्मित सेल को क्या कहते हैं? अवसादी सेल कहते हैं, है ना। अपसयी कारक जैसे वायु, नदी, समुद्री तरंगों के द्वारा जो उचित स्थान है उन पर जो निक्षेपण क्रिया होती है, उन निक्षेपण की क्रिया के द्वारा सेल को क्या कहते हैं?
बनने वाली सेल या चट्टान को अवसादी चट्टान कहते हैं। ये संचित पदार्थ धीरे धीरे सेलों में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। और इस अपर्दन के जरिए जो पदार्थ क्या होते हैं, निक्षेपित होते हैं, वो धीरे धीरे एक जगह जम जाते हैं और धीरे धीरे वो चट्टान के रूप में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। अब इसका निर्माण कैसे होता है, तो पृथ्वी की सतह की जो चट्टानें हैं, सेलें, वो अब सही कारकों के प्रति कैसी होती है, अनावर्त होती है, जो विभिन्न आकार के विखंडों में क्या होती है, विभाजित होती है। और ऐसे उपखंडों का विभिन्न बहिर्जनित कारकों के द्वारा संवहन और निक्षेप क्या होता है, होता रहता है। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनका संवहन और निक्षेप होता रहता है, जैसे वायु के माध्यम से, नदी के माध्यम से, समुद्री तरंगों के माध्यम से, इनके माध्यम से उन पदार्थों का एक जगह से दूसरे जगह पर संवहन या निक्षेपण होता रहता है। सघनता के द्वारा ये संचित पदार्थ धीरे धीरे किसमें, सेलों में परिणित हो जाते हैं, यानी सेलों के अंदर बदल जाते हैं। और यही प्रक्रिया शिलीभवन क्या कहलाती है, शिलीभवन कहलाती है। ठीक है, ये आपका तीसरा प्रश्न। आगे बढ़ते हैं, दूसरे का चौथा प्रश्न। शैली चक्र के अनुसार प्रमुख प्रकार की सेलों के मध्य क्या संबंध होता है। क्या प्रश्न है, शैली चक्र के अनुसार प्रमुख प्रकार की जो सेलें हैं, जो चट्टानें हैं, उनके मध्य क्या रिलेशन होता है, वो आपको बताना है। तो शैली चक्र एक सतत प्रक्रिया होती है जिसमें पुरानी सेलें परिवर्तित होकर क्या करती है, नवीन रूप धारण कर लेती है। यानी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो पुरानी चट्टानें हैं वो धीरे धीरे परिवर्तित होकर नई चट्टानों का रूप क्या कर लेती है, रूप धारण कर लेती है या उसमें परिवर्तित हो जाती है। जैसे आग्नेय सेलें प्राथमिक सेलें हैं तथा अन्य अवसादी और जो कायांतरित सेलें हैं वो इन प्राथमिक सेलों से ही क्या होती है, निर्मित होती है। यानी जो सबसे प्राथमिक सेल या चट्टान है वो कौन सी है, आग्नेय। और इसी आग्नेय चट्टान से धीरे धीरे अवसादी और कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। आग्नेय सेलों को कायांतरित सेलों में परिवर्तित किया जा सकता है। आग्नेय तथा कायांतरित सेलों से प्राप्त अंशों से अवसादी सेलों का क्या होता है, निर्माण होता है। यानी इनके छोटे छोटे टुकड़ों या खंडों से किसका निर्माण होता है, अवसादी सेलों या चट्टानों का निर्माण होता है। अवसादी सेलें अपखंडों में परिवर्तित हो सकती है। अपखंड का मतलब है मिल के एक बड़ा खंड बनाना। उपखंड क्या होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े। उन छोटे छोटे उपखंडों के मिलने से एक बड़ा अपखंड बन सकता है। कायांतरित सेलों को अवसादी या आग्नेय सेलों में भी परिवर्तित किया जा सकता है। तो इस प्रकार तीनों जो चट्टानें या सेलें हैं वो एक दूसरे से संबंधित है और एक चट्टान या सेल का दूसरी चट्टान या सेल में परिवर्तन हो सकता है। इसे ही कौन सा, शैली चक्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में देने हैं आपको। काफी बड़े प्रश्न हैं, देखें। तो पहले है खनिज शब्द को परिभाषित करना है और प्रमुख प्रकार के खनिजों के आपको नाम लिखने हैं। पहले खनिज क्या होता है और प्रमुख प्रकार के जो खनिज है उनके नाम लिखने हैं या थोड़ी बहुत उनकी विशेषता बतानी है। तो देखें, खनिज एक ऐसा प्राकृतिक, कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व है जिसमें एक क्रमबद्ध परमाणविक संरचना, निश्चित रासायनिक संगठन तथा भौतिक गुणधर्म मौजूद होते हैं। यानी कि हम खनिज किसको कह सकते हैं, तो एक ऐसा प्राकृतिक, कार्बनिक या अकार्बनिक तत्व जिसमें एक क्रमबद्ध रूप से उसकी क्या होती है, परमाणुओं की संरचना होती है, एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है और उसके कुछ निश्चित भौतिक गुणधर्म होते हैं। खनिज का निर्माण दो या अधिक तत्वों से मिलकर होता है। खनिज का जो निर्माण है वो दो या दो से अधिक तत्वों के आपस में मिलने से होता है। लेकिन कभी कभार सल्फर, तांबा, चांदी, स्वर्ण, ग्रेफाइट जैसे एक तत्वीय खनिज भी पाए जाते हैं जो केवल एक ही तत्व से मिलकर बने होते हैं। तो ये तो हो गई खनिज की परिभाषा। अब कुछ प्रमुख खनिज और उनकी विशेषता देख लेते हैं। पहला है फेल्डस्पर। इसका रंग हल्का क्रीम से हल्का गुलाबी होता है। कैसा रंग होता है, हल्का क्रीम से हल्का गुलाबी। चीनी मिट्टी के बर्तन और कांच बनाने में इसका मुख्यतः उपयोग किया जाता है। क्या बनाने में, चीनी मिट्टी के बर्तन और कांच बनाने में। पृथ्वी की प्रॉपर्टी का आधा भाग फेल्डस्पर से ही बना है। ठीक है, दूसरा है क्वार्ट्ज। इसमें क्या होता है, इसमें सिलिका होता है। यह एक बहुत ही कठोर खनिज है और पानी में सर्वथा कैसा होता है, अघुलनशील। ये पानी में कभी भी घुलता नहीं है। इसका रंग कैसा होता है, श्वेत या फिर कैसा होता है, रंगहीन। इसका उपयोग रेडियो और रडार में किया जाता है। किसमें किया जाता है, रेडियो, रडार और घड़ी के अंदर जो सुइयां होती है वो इसी क्वार्ट्ज की बनी होती है। अगला खनिज है पायरोक्सिन। तो कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन तथा सिलिका इसमें शामिल होते हैं। किसमें, पायरोक्सिन में।
पृथ्वी की भूपृष्ठ का 10% हिस्सा पायरोक्सिन से ही बना है और सामान्यतः यह कहाँ पाया जाता है? उल्कापिंड में पाया जाता है। ठीक, अगला खनिज है एम्बीफॉल। इसके प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सिलिका, लोहा और मैग्नीशियम। और पृथ्वी का जो भूपृष्ठ है उसका लगभग 7% हिस्सा इसी एम्बीफॉल से निर्मित है। यह हरे या फिर काले रंग का होता है और इसका उपयोग एस्बेस्टस के उद्योग में किया जाता है। किसमें किया जाता है? एस्बेस्टस के उद्योग में किया जाता है। अगला है माइका। माइका के तत्व कौन कौन से हैं? पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, लोहा और सिलिका। और पृथ्वी की प्रॉपर्टी का लगभग 4% जो पार्ट है वो इसी से निर्मित है और इसका उपयोग विद्युत उपकरणों में किया जाता है। अगला खनिज है वो है ओलिविन। तो इसके तत्व या घटक कौन कौन से हैं? मैग्नीशियम, लोहा, सिलिका, ये तीनों ही ओलिविन के मुख्य तत्व होते हैं। इसका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। ये हरे रंग के क्रिस्टल के रूप में होते हैं और जो प्राय बेसाल्टिक शैलों या चट्टानों में पाए जाते हैं। तो ये आपका प्रश्न हो गया, खनिज क्या होते हैं और कुछ प्रमुख खनिजों की विशेषताएं। अगला प्रश्न है भूपर्पटी शैलों में प्रमुख प्रकार की शैलों की प्रकृति और उनकी उत्पत्ति की पद्धति का वर्णन करो। और आप इसमें अंतर कैसे स्थापित करेंगे? यानी कि पहले तो आपको विभिन्न प्रकार की जो चट्टानें हैं उनकी प्रकृति बतानी है, उनकी उत्पत्ति बतानी है और इन तीनों में अंतर बताना है कि तीनों एक दूसरे से कैसे अलग है। तो हम जानते हैं कि हमारा जो भूपृष्ठ है या जो भूप्रॉपर्टी है वो 3 प्रकार के चट्टानों से बनी हुई है। आग्नेय चट्टानें, अवसादी और कायांतरित। सबसे पहले बात करते हैं आग्नेय चट्टानों की। मैग्मा के ठंडे होकर घनीभूत हो जाने पर आग्नेय चट्टानों या शैलों का निर्माण होता है। ठंडा तथा ठोस बनने की यह प्रक्रिया पृथ्वी की प्रॉपर्टी या पृथ्वी की सतह पर हो सकती है। यानी मैग्मा के धीरे धीरे ठंडा होने के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है? आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। इसका स्वभाव क्या होता है? काफी कठोर होता है। इसकी बनावट, इसके कणों के आकार एवं व्यवस्था अथवा पदार्थ की भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है। इन चट्टानों की जो बनावट है वो पदार्थ की भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है। यदि पिघले हुए पदार्थ धीरे धीरे गहराई तक ठंडे होते हैं तो खनिज के कण पर्याप्त बड़े हो सकते हैं और सतह पर आकस्मिक शीतलता के कारण छोटे या फिर चिकने कण हो सकते हैं। ये उस पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर है कि जो मैग्मा है वो अगर धीरे धीरे ठंडा हो रहा है तो ऐसी स्थिति में वो एक बड़े आकार का रूप लेगा और यदि जो मैग्मा है वो अचानक से ठंडा होकर ठोस पदार्थ के रूप में बदल जाता है तो फिर कण छोटे छोटे और कैसे होंगे? चिकने होंगे। तो ये विशेषता होगी आग्नेय चट्टानों की। आगे बात करते हैं अवसादी चट्टानों की। तो पृथ्वी की सतह पर जो शैलें हैं वो आग्नेय, अवसादी और कायांतरित अपक्षयकारी कारकों के प्रति कैसी होती है? अनावर्त होती है। जो विभिन्न आकार के विखंडों में क्या होती है? विभाजित होती है। यानी विभिन्न प्रकार की जो चट्टानें हैं वो जितने भी अपक्षयकारी कारक हैं जैसे वायु, नदी, समुद्री पवनें, तरंगे, वो क्या करती है? इन चट्टानों का विखंडन करती रहती है। तो ऐसे उपखंडों का विभिन्न बहिर्जनित कारकों के द्वारा यानी जो बाहरी कारक है उनके द्वारा संवहन और क्या होता है? निक्षेप होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर संवहन या निक्षेप होता है और सघनता के द्वारा ये निक्षेपित पदार्थ, ये संचित पदार्थ धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? शैलों के अंदर बदल जाते हैं और यही संचित पदार्थ क्या कहलाते हैं? अवसाद कहलाते हैं। और इन अवसादों से निर्मित जो चट्टानें हैं वो क्या कहलाती है? अवसादी चट्टानें कहलाती है। ये स्वभाव में कैसे होते हैं? नरम होती है और इन शैलों में विभिन्न सांद्रता वाली अनेक सतहें पाई जाती है। ठीक, अगली चट्टान है वो है कायांतरित चट्टान। ये चट्टानें दाब, आयतन तथा तापमान में परिवर्तन के द्वारा क्या होती है? निर्मित होती है। कायांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें समेकित शैलों में पुनः क्रिस्टलीकरण होता है और वास्तविक शैलों में पदार्थ पुनः क्या हो जाते हैं? संगठित हो जाते हैं। यानी कायांतरित शैलों का जो निर्माण है वो अन्य चट्टानों से होता है जैसे आग्नेय चट्टानों से। इन शैलों का जो स्वभाव है वो क्रिस्टलीय होता है यानी छोटे छोटे कणों के रूप में ये संगठित होती है। ऊष्मीय कायांतरण के कारण शैलों के पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन एवं पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। किसके कारण? ऊष्मीय कायांतरण का मतलब है ऊष्मा या ताप के कारण ये जो चट्टानें होती है इनका जो पदार्थ है उनमें रासायनिक परिवर्तन की क्रिया होती रहती है और उनका अन्य कई प्रकार की कायांतरित चट्टानों या अन्य चट्टानों में भी परिवर्तन होता रहता है। तो ये तीनों प्रकार की चट्टानें हो गई और उनकी महत्वपूर्ण विशेषता हो गई। आगे बढ़ते हैं, कायांतरित शैल क्या है और इसके प्रकार और निर्माण की पद्धति का वर्णन करो। अभी वैसे हमने पढ़ा ही है लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं कि कायांतरित शैलों का निर्माण कैसे होता है। तो ताप, दाब और रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय और अवसादी चट्टानों से
कायांतरित चट्टान का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, किससे निर्माण होता है, ताप, दाब और रासायनिक प्रक्रियाओं के कारण आग्नेय और अवसादी चट्टानों से कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। जब विवर्तनिक प्रक्रिया के कारण जो शैलें या चट्टानें हैं वो निचले स्तर की ओर बलपूर्वक खिसक जाती है, या जब भूपृष्ठ से उठता पिघला हुआ मैग्मा भूपृष्ठीय शैलों के संपर्क में आता है, या जब ऊपरी शैलों के कारण निचली शैलों पर अत्यधिक दाब पड़ता है, तब क्या होता है, कायांतरण होता है, यानी उस शैलों की प्रकृति में परिवर्तन होता है। कायांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें समेकित शैलों में पुनः क्या होता है, क्रिस्टलीकरण होता है, और वास्तविक शैलों में पदार्थ पुनः क्या हो जाते हैं, संगठित हो जाते हैं। यानी कि सिंपल सी बात यह है कि जो आग्नेय और अवसादी चट्टानें हैं, उन चट्टानों में ताप, दाब और रासायनिक प्रक्रियाओं के कारण जब परिवर्तन होता है तो ऐसी स्थिति में कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। ठीक है, और कायांतरण एक प्रक्रिया है जिसमें जो विभिन्न प्रकार की शैलें हैं, चट्टानें हैं, उनमें क्रिस्टलीकरण होता रहता है और उनका अन्य चट्टानों में परिवर्तन की प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, कायांतरित शैल के प्रकार कितने हैं, 2 प्रकार हैं, एक पत्रित और एक अपत्रित चट्टान। पत्रित की बात करते हैं, इन शैलों या चट्टानों का निर्माण पृथ्वी के भीतर के अत्यधिक उच्च दबावों के कारण हुआ है। इसके कारण होता है, पृथ्वी के भीतर उच्च दाब की स्थिति के कारण पत्रित कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है, जो असमान होते हैं। कैसी होती है, अलग अलग, और अन्य दिशा की तुलना में एक दिशा में क्या होता है, अधिक होता है। यानी कि जो उच्च दाब की स्थिति है भूपर्पटी के अंदर, वो कैसा होता है, असमान, और चारों दिशाओं में समान होने की बजाय किसी एक दिशा में अधिक होता है। और इन शैलों की संरचना प्लेट अथवा सीट की तरह होती है, जैसे स्लेट या सिस्ट। ठीक है, यानी दाब किसी एक दिशा में होता है और उस भाग में वो जो चट्टान है वो क्या हो जाती है, बिल्कुल प्लेट या सीट की तरह चपटी हो जाती है। अगला है अपत्रित शैल। तो इन चट्टानों का निर्माण आग्नेय शैलों के संपर्क में आने के कारण होता है। किसके संपर्क में आने के कारण, आग्नेय शैलों या चट्टानों के संपर्क में आने के कारण, जहां तापमान क्या होता है, उच्च होता है, लेकिन सभी दिशाओं में अपेक्षाकृत दबाव कैसा होता है, कम होता है। पहले में क्या था, दाब ज्यादा था, ताप कम था। दूसरे में ताप ज्यादा है और दाब कम है। ये समतल अथवा लंबे नहीं होते, जैसे संगमरमर तथा क्वार्ट्ज। ये हो गया आपका अपत्रित चट्टान। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आपके अध्याय 5 के अभ्यास के जितने भी प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको क्लास और मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।